एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सर इंग्रेडिएंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आपको पता है हमारी मेडिसिन कहाँ से आ रही है? इंडिया से। हमारी मेडिसिन वाकई इंडिया से आ रही है, क्योंकि हमारे पास वो एक लाइसेंस ही नहीं है कि हम इंग्रेडिएंट्स उन्हें अपनी कंट्री में प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि इंडिया ने एक तरफ हमें जहाँ कन्फ्लिक्ट में उलझाए रखा, लेकिन वहां पर उसने अपनी सर प्रोग्रेस, उन्होंने उलझाए रखा हम भी उलझे रहे। तो ताली एक हाथ से तो नहीं और बचती। हमने खुद कहा है हमेशा आबेल मुझे मार। अब हम कहें, जैसे कुछ दिन पहले पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बुरी इकोनॉमी की वजह इंडिया से हिंदुस्तान से होने वाली 3 बड़ी जंगें हैं, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी कम है। ये तो बिल्कुल वैसा ही इल्जाम हुआ जैसा आप दे रहे हैं कि इंडिया ने हमें उलझाए रखा, कि उनकी जो है ना जंगों की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन है और अब उन्होंने उलझाए रखा, इस वजह से हम आज यहाँ हैं। देखें, इंडिया कोई मुकद्दस गाय नहीं है। हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए मैं काम एग्री करती हूँ, एग्जैक्टली मैं एग्री करती हूँ इस बात से। हर कोई इंटरेस्ट के लिए काम करता है, हमारा वो इंटरेस्ट के लिए किया हुआ काम किधर है? मैडम देखिए, रिस्पेक्ट करवाई जाती है, रिस्पेक्ट होती नहीं है। आपकी या मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी बातें सर अगर दूसरों की इज्जत करो ना, तो दूसरे आपकी खुद करते हैं। जब आप दूसरों के मुल्कों में जाके और उनको ही गंदा करो, तो फिर मुझे बताएं कोई आपकी इज्जत कैसे कर सकता है? मैडम लेकिन उनकी जो सरकार है वो ताल्लुकात अच्छे रखती है, वो इस चीज को अपर लेवल पे नहीं आने देते। सर आपको नहीं लगता कि रिलीजियस फोबिया होने से पहले, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फोबिक होने से पहले हमें अपने दिमागों को थोड़ा सा खोल के नेशन वाइज सोचना चाहिए? आपने कहा कि वहाँ हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है किया जाता है, मैं डिसएग्री नहीं करती इस बात से, मगर आपको पता है वहाँ ये बात बाद में मेंशन होती है कि आगे आने वाला बंदा मुसलमान था या हिंदू था, पहले ये बात मेंशन होती है कि वो इंडियन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मलिक काशिफ हयात। मलिक काशिफ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया जो है वो यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। ये न्यूज़ दिसंबर में आई थी, लेकिन अब दोबारा उसके बाद एक न्यूज़ आई और उसके बाद दोबारा इस पे करंटली कोई एक्शन नहीं लिया गया, और अब दोबारा ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि हमें इस पे काम करना चाहिए, ताकि आने वाला टाइम जो है, ये यूके की तरफ से स्टेटमेंट है, ताकि आने वाला टाइम यूके और इंडिया दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। क्या राय रखते हैं आप पे? एक जानिब तो इंडिया पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है और दूसरी जानिब हम जो है इस चीज़ को बॉदर ही नहीं कर रहे, हम अभी तक अनापरस्ती में हैं। बिल्कुल मैम, वाकई ये बात तो ठीक है आपकी कि इफ़ वी वांट टू प्रोग्रेस, तो तब हमें बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए। और इंडिया खुद को मनवा रहा है। यू कैन सी कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फर्टिलाइजर इतना ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा थे जिस पर हमने काम नहीं किया। हाँ, इतने ज़्यादा थे। आपके फार्मास्यूटिकल की जो आपकी मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सर इंग्रेडिएंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आपको पता है हमारी मेडिसिन कहाँ से आ रही है? इंडिया से। हमारी मेडिसिन वाकई इंडिया से आ रही है, क्योंकि हमारे पास वो एक लाइसेंस ही नहीं है कि हम इंग्रेडिएंट्स उन्हें अपनी कंट्री में प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बात ठीक है कि इंडिया ने एक तरफ हमें जहाँ कन्फ्लिक्ट में उलझाए रखा, लेकिन वहां पर उसने अपनी सर प्रोग्रेस, उन्होंने उलझाए रखा हम भी उलझे रहे। तो ताली एक हाथ से तो नहीं और बचती। हमने खुद कहा है हमेशा आबेल मुझे मार। अब हम कहें, जैसे कुछ दिन पहले पीएम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बुरी इकोनॉमी की वजह इंडिया से हिंदुस्तान से होने वाली 3 बड़ी जंगें हैं, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी कम है। ये तो बिल्कुल वैसा ही इल्जाम हुआ जैसा आप दे रहे हैं कि इंडिया ने हमें उलझाए रखा, कि उनकी जो है ना जंगों की वजह से हमारी इकोनॉमी डाउन है और अब उन्होंने उलझाए रखा, इस वजह से हम आज यहाँ हैं। देखें, इंडिया कोई मुकद्दस गाय नहीं है। हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए मैं काम, एग्री करती हूँ, एग्जैक्टली मैं एग्री करती हूँ इस बात से। हर कोई इंटरेस्ट के लिए काम करता है, हमारा वो इंटरेस्ट के लिए किया हुआ काम किधर है? हमने नहीं किया। हम तो वो जज्बात में उलझे रहे ना, हम तो नारों में उलझे रहे। हमने सियासतदान ही वो चूज किए जो हमें इमोशनली ट्रिगर कर सकते थे। हम तो इमोशनल ढक्कन हुए ना। तो इंडिया ने कन्फ्लिक्ट के साथ साथ, अब इंडिया के सिर्फ हमसे कन्फ्लिक्ट नहीं है, उसका चाइना के साथ बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, उसका नेपाल के साथ उसकी अनबन चल रही है, उसकी बहुत सारे ममालिक के साथ अनबन चल रही है। आप वो देख ले, वो जो तमिल वाला एक सिनेरियो था श्रीलंका में, उसमें इंडिया इन्वॉल्व था। इंडिया की इस टाइम 14 रियासतों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रेस कर रहा है। द रीजन इज दैट सर, जहां एक जानिब 14 रियासतों के साथ आजादी की तहरीकें चल रही हैं, वहां ही दूसरी जानिब आप देखें कि 30 या 33 से ज्यादा
के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात भी चल रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में आज किसी भी कॉन्फ्रेंस में बैठ के, आज किसी पार्लियामेंट में बैठ के, किसी काउंसिल डिबेट में बैठ के अगर इंडिया कोई बात कहता है तो वो मनवा के उठता है वहां से। जबकि हमारे पीएम जो है, सॉरी, हमारे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की अगर बात करूं, बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का इशू रेज किया, लिटरली काउंसिल डिबेट में बैठ के उनको किसी बंदे ने आगे से जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि इंडिया दुनिया की फोर्थ बड़ी इकॉनमी बन चुका है। तो कदर उसकी होती है जिसकी जेब में पैसा है, वो पैसा बना रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी सिलिकॉन वैली दुनिया की सबसे बड़ी वैली है। उसके सियासतदानों का उनकी तवज्जो इस चीज पर नहीं है, इलाकाई सियासत, लिसानी सियासत, वो लोग अपने के लिए काम कर रहे हैं। आप उनकी सिलिकॉन वैली सबसे बड़ी वैली है कैलिफोर्निया के बाद, उनके बाद सबसे ज्यादा इंजीनियर इंडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आप एजुकेशन में 50 साल पीछे हैं इंडिया से, दे आर प्रोग्रेसिंग। वो आप सर अगर एजुकेशन की तरफ आए तो एजुकेशन में इतना लैक करने की क्या वजह है? आपको पता है यूके के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाएंगे उनका वीजा फ्री कर दिया गया है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, वहां पे उनके खर्चात को माफ कर दिया गया, उनको स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। लेकिन हमें लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है यूके में सेटल होने के लिए। मैम सीधी सी बात है कि इंडिया उन्हें एक मैन पावर दे रहा है, ऐसी मैन पावर जो प्रोग्रेसिव है। अगर पाकिस्तानी जाते हैं तो वो किस लिए जाते हैं? उन्हें अपनी फैमिली को सेट करना है, उन्होंने अपने आप को वहां सेट करना है, उन्होंने एक अपना अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। लेकिन एक इंडियन की वो सोच बन चुकी है कि उन्होंने कुछ नया करके देना है दुनिया को। तो जब तक हमारी यूथ में ये चीज नहीं आएगी कि हमने कुछ नया करना है, हमने दुनिया को कुछ देना है, तो कौन हमें एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, ये बात तो हमने एडमिट कर ली, लेकिन अब इस बात का सॉल्यूशन क्या है? इस बात का सोल्यूशन सीधा सा है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमें ऐसे, मतलब उन जो हमारे रिवायती पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने खानदानी सियासत की है, जिन्होंने ये सब किया है, जिन्होंने अपने ज़ाती मफादात के लिए अपनी खारजा पॉलिसियाँ बनाई हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए, हमें उन लोगों को डिनाई करना चाहिए। हमें उन लोगों को लाना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हों, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए मुखलिस हों। अब इंडिया कभी अपनी फॉरेन पॉलिसी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। यू कैन सी इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। सर वो यूएसए को नो कहने को खड़ा हुआ है, वो किसी भी मुल्क को इनकार करने को खड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि हमारे अंदर इतनी विल पावर है कि हम किसी एस्टैब्लिश कंट्री को, किसी वेल सेटल्ड, वेल डेवलप्ड कंट्री को हम नो कह सके? मैम बात सीधी सी है, जिसकी जेब में पैसे है ना वो बात, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसने अपनी लाठी पकड़ी हुई है। सर लेकिन पकड़ने तक का सफर भी तो उसने तय किया ना, और यही 75 साल उनके पास थे और यही हमारे पास थे। बांग्लादेश चलो ये छोड़ दो, बांग्लादेश कितना साल हुआ उसको आजाद हुए हुए? हमारे बाद 71 में आजाद हुआ है ना वो, लेकिन आज वो कहाँ है? उनका टका हमारे रुपए से ज्यादा वैल्यू रखता हो गया बिल्कुल, 2 रुपये मेरे ख्याल में 2.5 रुपये उनका वैल्यू हो गई है। तो मैम सीधी सी बात है कि हमारी सोच ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हैं, बहुत से हमारे नौजवान हैं, उनकी सोच है कि हमने डिग्री हासिल करनी है, हमने अपनी लाइफ को सेट करना है। कोई माशरे का नहीं सोच रहा, हर कोई अपने घर की सोच रहा है। इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया की वजह ये थी कि उसने अपनी प्रोग्रेस पर कंप्रोमाइज नहीं किया। वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी थी, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद था। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी कोई एग्रीमेंट कर रही थी तो उनके मतलब आर्मी चीफ ने आकर कहा कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसे चूज करें। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर आपको पॉलिटिक्स का ही शौक है तो आप मेरी पार्टी में टिकट ले लें, आप यहाँ से इस्तीफा दे दें। तो मैम इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, अगर हम इस पर बात करने बैठ जाएं तो शायद इस पर बहुत लंबी डिबेट हो जाए कि हम क्यों पीछे रह गए। और इसकी सबसे बड़ी रीजन और सबसे जो की पॉइंट है, जो इसका पिवट है, वो ये लैक ऑफ एजुकेशन। सर एजुकेशन के लिए भी तो हमें फॉरेन कंट्रीज वैल्यू नहीं करती। चलो ठीक है, फॉरेन कंट्रीज तो बात की बात है, हमारे अपने मुल्क में तो इतनी सेटलमेंट हुआ एजुकेशन की, वो ओहदा हो। मिनट, आप कह रही हैं कि हमें फॉरेन कंट्रीज मतलब हमें और नहीं करती, तो सीधी सी बात है मैम, चाइना को किसने एक्सेप्ट किया था? आप देख सकते हैं उनके कितने साल बॉर्डर बंद रहे। हमें अपने आप को खुद उठाना होगा। हमारा सबसे बुनियादी मसला निज़ाम तालीम है, जिसमें क्लासेस बनी हुई हैं। जो इलीट क्लास है वो निज़ाम तालीम हासिल करके वो फॉरेन कंट्रीज में सेट हो रही है, वो निज़ाम तालीम करके वो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स बन रहे हैं, वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं। हमारे हम माइंडसेट बन चुका हुआ है कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर होगा, इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर होगा। तो मैम सीधी सी बात है, हमारा पाकिस्तान का सबसे बुनियादी मसला निज़ाम तालीम है, सबसे बुनियादी मसला क्लासेस है। मैं एक बैकग्राउंड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने बड़े शहरों में ट्रैवल किया, मैंने मूव किया वहाँ बड़े बड़े इदारों में पढ़ने के लिए।
तो मैम वहाँ पर ये था कि वहाँ पर ओ लेवल ए लेवल के बच्चे, तो जो बीकन हाउस में पढ़ते थे, जो मतलब एचईसन के पढ़े हुए थे, जो भी थे, वो तो आपको इंसान ही नहीं समझते, सही है। वो आपको दूसरे स्टैंडर्ड कॉन्शियस लोग। स्टैंडर्ड कॉन्शियस लोग, वो आपको इंसान नहीं समझ। यही लोग आगे बढ़कर आपके टेक्नोक्रेट्स बनते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। हाउ कैन यू से दैट कि एक बंदा आपको इंसान नहीं समझता, वो आपकी वेलफेयर के लिए काम करेगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने जीरो से लेकर ए से लेकर जी तक अपने तमाम पाकिस्तानियों को इक्वल एजुकेशन बेस पे काम करने की। बेस के काम करने का। हमारा सबसे की जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा निज़ाम तालीम है। जब निज़ाम तालीम ठीक होगा तब सियासत भी ठीक हो जाएगी, तब हुकूमत भी ठीक हो जाएगी, तब वजारत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर बहुत अच्छा लगा आपकी पॉजिटिव राय जान के, आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं किस बारे में वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ शकील। मोहम्मद आसिफ शकील साहब, अभी दिसंबर में एक न्यूज आई थी कि यूके जो है वो फ्री एग्रीमेंट ट्रेड करने जा रहा है, तजारत करने जा रहा है हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के बच्चों को फ्री वीजाज भी दिए जाएंगे, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी यूके के अंदर, जब ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ना ही तो किसी ऐसे मुल्क के साथ तिजारत करने पर राजी है क्योंकि हमारी अना का मसला हो जाता है, और ना ही हमें फ्री वीजे तो दूर की बात, हमें पैसे लगा के भी वीजा नहीं मिलता। क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली मैडम आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, और आप जिस एंगल से बात करें वो भी ठीक है। हमारे मुल्क की मसला जो है वो अना नहीं है, हमारे मुल्क का मसला है करप्शन। हम लोग करप्शन में इस कदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम इसके बाहर सोच ही नहीं सकते। हमारे मुल्क में जो चीज़ प्रेफर की जाती है वो जस्ट पैसा है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमें पैसे से वीज़ा नहीं देते। मसला ये है कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे लीडर्स वैसे नहीं हैं, हमारे लीडर्स ने हमें रिप्रेजेंट गलत किया है। ये सारी मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें वो लोग प्रेफरेंस नहीं देते और हमें बुरे तरीके से हमारे साथ बिहेव किया जाता है। ये तो था हमारे साथ उनका सलूक, जिसके पीछे आपने ये वजूहात दी। मुझे बताएं, हिंदुस्तान के साथ इतना ज्यादा ताबेदारी और इतना ज्यादा हुस्न सलूक की क्या वजह है? मैडम इसकी एक दो रीजंस हैं। नंबर एक, हम लोग बेसिकली जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सभी लोग उसके खिलाफ हैं और लोग चाहते हैं कि वो डाउन में जाए। कौन सी कम्युनिटी? कम्युनिटी मीन हम थोड़ा इस्लामिक रिलीजन की वजह से ज्यादा लोगों की नजरों में है। सर लेकिन आपको पता है रिलीजन इस्लाम से बिलोंग करने वाले बहुत से लोग बहुत अच्छे ओहदों पे फाइज हैं। रिलीजन इस्लाम से बिलोंग करने वाले। मैडम आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने पहले कहा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन हमें दुनिया की नजरों में इस्लाम को सही रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया। हमारे यहाँ हर दूसरे दिन मुल्ला हजरात जो है वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी नॉलेज के। ये मेन फैक्टर्स हैं हमारे, जिनको वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। लेकिन हिंदुइज्म में क्या है, वहाँ पे लोग एहतजाज भी करते हैं, हर चीज़ है, लेकिन उनकी जो सरकार है वो ताल्लुकात अच्छे रखती है, वो इस चीज़ को ऊपर लेवल पे नहीं आने देते। सर आपको नहीं लगता कि रिलीजियस फोबिया होने से पहले, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फोबिक होने से पहले हमें अपने दिमागों को थोड़ा सा खोल के नेशन वाइज सोचना चाहिए? आपने कहा कि वहाँ हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है किया जाता है, मैं डिसएग्री नहीं करती इस बात से, मगर आपको पता है वहाँ ये बात बाद में मेंशन होती है कि आगे आने वाला बंदा मुसलमान था या हिंदू था, पहले ये बात मेंशन होती है कि वो इंडियन था। लेकिन हम नाम भी इंडिविजुअल चाहते हैं, हम पैसा भी इंडिविजुअल चाहते हैं, हम तरक्की भी इंडिविजुअल चाहते हैं, हम नेशन को नहीं देखते। तो जब हम खुद नहीं देखते तो कोई और प्रायोरिटाइज कैसे कर सकता है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुल्क और कौम के लिए जो है हमारे मुल्क में सोचा ही नहीं जा रहा इस वक्त। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क के हालात इस तरह के बना दिए गए हैं कि लोग सोचना ही नहीं चाहते। हाँ, हर बंदा ज़ातियात अपने नफ्स के लिए, अपने लिए सिर्फ सोचने पे मजबूर है। ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैडम फैक्टर्स निकालने पे हैं तो आप CSS के एक राइटर ने किताब में लिखा है कि हमारे मुल्क का अलमिया जो है वो ये है कि हमारे यहाँ अना परस्ती बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अपनी ज़ात के लिए कुछ करने का जज्बा है, मुल्क व कौम के लिए कुछ भी करने का जज्बा नहीं है। हमारे यहाँ जो अपर स्केल्स पे चले जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ से उठ के आए हैं, लेकिन जो लोअर स्केल्स के होते हैं उनको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे वो वहीं पे मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देखी जाएँ हमारे मुल्क के लोअर तबके की हैं, हायर तबके की नहीं है। हायर तबका तो जस्ट बिजनेस की तरफ सोचता है, रनिंग ऑफ मनी के बारे में सोचता है, ये सारी चीज़ें हैं मैडम। दूसरी चीज़ है हमारे पास एक्सट्रीमिज़म बहुत है, हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी एक्सट्रीमिज़म हो जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं, फिर हम निपोटिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरिज्म है। ये सारे मेन फैक्टर्स हैं। अगर तिजारत की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि फ्री एग्रीमेंट ट्रेड
तो ऐसा ही कोई फ्री एग्रीमेंट ट्रेड आपको कभी पाकिस्तान की जानिब से सुनने या देखने को मिला है, और अगर हाँ तो कौन सा, और अगर नहीं तो फिर क्यों? मैडम देखिए, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करता, लेकिन मुझे जिस शख्स की पॉलिसीज़ पसंद आई वो इमरान खान हैं। उनके दौर में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई, रिस्पेक्ट दी गई, हमारी बात सुनी गई, नेशन वाइज ऑल द इंटरनेशनल लेवल्स पे हमारी रिस्पेक्ट की गई। लेकिन इमरान खान के बाद हमें वो नेशनल रिस्पेक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं मिली। सॉरी टू से, मैं ये बात ठीक है, कहनी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी बात सुने, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन कोई तो वजह होगी ना कि क्या वजह, उसके बाद क्यों नहीं मिली? क्या हमारे पॉलिटिशियंस हमें जो है ना वैल्यू करवा नहीं पा रहे, रिस्पेक्ट दिलवा नहीं पा रहे, या उनकी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है? कोई तो रीजन हो। मैडम देखिए, रिस्पेक्ट करवाई जाती है, रिस्पेक्ट होती नहीं है। आपकी या मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी बातें, सर अगर दूसरों की इज्जत करो ना तो दूसरे आपकी खुद करते हैं। जब आप दूसरों के मुल्कों में जाके और उनको ही गंदा करो तो फिर मुझे बताएं कोई आपकी इज्जत कैसे कर सकता है? मैडम मेरी बात सुने, मैं वही बात कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट की नहीं जाती, रिस्पेक्ट करवाई जाती है। मैंने पहले ये वर्ड यूज कर दिया ना, तो यही फैक्टर है हमारे यहाँ कि हमें रिस्पेक्ट करवानी नहीं आ रही। मेरी या आपकी इज्जत नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट करवाना है वो आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह करवाते हैं, वो मुझ पे डिपेंड है। हम इखलाकी लेवल पे किस तरह से बात करते हैं, हमारा गुफ्तगू का लेवल क्या है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं होती। तो क्या आने वाले वक्तों में भी कोई अमकान नहीं है कि होनी चाहिए डिस्कस, या ऐसे कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने चाहिए? या अगर इंडियंस को यूके में इतने वीजाज मिल रहे थे, फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो हम भी किसी अगले फोरम, चलो वहाँ के वीजाज को छोड़ो, हम अपने एजुकेशन लेवल को इस मकाम पे ले आए कि कल को दुनिया में एक नाम बन जाए? मैडम अगर एजुकेशन लेवल की बात की जाए तो हमारे एजुकेशन लेवल में वीज़ा रेशोज जो हैं वो ज़्यादा हैं इंडिया की निस्बत। सर वीजा रेशो ज्यादा है आपको पता है, लेकिन स्कॉलरशिप वाले कितने हैं उसमें आपको ये पता है? उसमें पैसे वाली आवाम ज्यादा है। आप एक दफा वो करके देखें मेजरमेंट। जी मैडम, जी मैंने इस पे सारी रिसर्च की हुई है और मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये वीज़ा रेशो ज़्यादा है इंडिया की निस्बत। उसकी रीज़न क्या है? वहाँ पे भी आबादी है। ऐसा नहीं है कि हमें स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती, मसला ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो लेवल नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो रिसर्च नहीं है जिसकी बेस पे हम आगे मूव कर सकें। वहाँ पे वो लोग तालीम को एज ए जस्ट किताबी रटा नहीं ले रहे। आप इंडियन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि प्रॉपरली इन चीज़ों को कंसेप्चुअली लेते हैं, समझाया जाता है वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। हमें स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, हम इंटरव्यूज़ में उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते। ऐसा ही सर, और बहुत से स्टूडेंट्स इंडियन टीचर से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन कि वो अपनी यूनिवर्सिटी जाके अपने टीचर से लाइव पढ़ सकें। वो ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के, आपसे बात करके।